नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अजीत। मिर्जापुर में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो चुकी है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक बैठक में साल 2017 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मसला भी उठा है। पिछले 1.5 दशक में यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का डंका बजता रहा है। इन दोनों पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग के आगे कांग्रेस और बीजेपी के तरकश के सारे तीर फेल रहे। लेकिन आम चुनाव और उसके बाद की जबरदस्त कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और सूबे के सिपाहसालार अभी से जोर लगा रहे हैं। फोकस मिशन 2017 पर ही रहा। हम पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएं। दूसरा, उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से 2017 के चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। लेकिन अंतिम निर्णय जो आया है कार्य समिति का निकलकर, जहां संगठनात्मक कार्यक्रम हम करेंगे, आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी अब उत्तर प्रदेश की सड़क पर लड़े जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार को बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जनता के सामने स्पष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश बना भ्रष्टाचार प्रदेश। 1900 पेज का प्रत्यावेदन लोकायुक्त गायत्री प्रजापति जी का, मुख्यमंत्री ने 19 मिनट भी नहीं लगाए क्लीन चिट देने में। आखिर ये न्याय को और जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने का बयान है या किसी का पक्षपात लेने का बयान है? ये प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहिए। ये बात बीजेपी को बखूबी पता है कि हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुकाबले यूपी में चुनौती बड़ी है। लेकिन लाख टके की बात ये भी है कि प्रदेश में वापसी का इससे बेहतर मौका हाल फिलहाल बीजेपी को नहीं मिलने वाला। मिशन 2017 की कामयाबी के रोड मैप के साथ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई। इसमें तय हुआ कि अब सीधी जंग समाजवादी पार्टी के साथ होगी और इस जंग में सबसे सशक्त हथियार बनेगा भ्रष्टाचार का मुद्दा। मिर्जापुर से सहयोगी राजेश मिश्रा और कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। मिर्जापुर में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के एजेंडे में गायत्री प्रसाद प्रजापति का मामला सुर्खियों में रहा। कार्य समिति के प्रस्ताव के मुताबिक यूपी में खाली पड़ी जमीन यूपी के मंत्रियों और एसपी के कार्यकर्ताओं की बपौती हो गई है, ये बातें कही गई। बीजेपी के प्रस्ताव में यह भी है कि एसपी सरकार हर मोर्चे पर जनविरोधी हो गई है और राज्य सरकार के मंत्रियों ने खनन विभाग को लूट लिया है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और गायत्री प्रसाद प्रजापति का मामला इसका प्रमाण भी है। ये सब बातें भी यहां उठी। एसपी की सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडई के नए रिकॉर्ड बने हैं। एक मंत्री ने अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ चेक डैम घोटाले का आरोप लगाया है। ज्यादातर मंत्री अराजक हो गए हैं और राज्य सरकार इनके लिए मसीहा बन गई है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में ये बातें भी रखी गईं। मुख्य विपक्षी बीएसपी भी अपनी सरकार के मंत्रियों को बचाने के लिए खामोश हो गई है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यादव सिंह का मुद्दा भी छाया रहा। बीजेपी के प्रस्ताव के मुताबिक यादव सिंह का मामला खुलने के बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली, मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। इन पार्टी के नेताओं ने एक शब्द भी यादव सिंह के खिलाफ नहीं कहा। जाहिर है इन पार्टियों के नेताओं की देखरेख और जानकारी में पूरा भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से ये मांग की है कि यादव सिंह मामले की सीबीआई जांच हो, साथ ही यादव की डायरी और उसमें दर्ज राजनेताओं और अफसरों के नामों की भी जांच हो। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईमानदार हैं तो मामले पर कार्रवाई करें। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने पर बीजेपी नेता पंकज सिंह और सतीश महाना ने जी संगम को बधाई दी है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे घटनाओं को और मजबूती के साथ आप सब लोग आगे भी उजागर करें। यही शुभकामनाएं मैं दें।
मैं जी संगम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने विस्तार से उसकी बात की है। मैं जी संगम को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही है कि वो उस जो हजारों करोड़ रुपए आकूत संपत्ति जो इकट्ठी की गई है, इसका जो स्रोत था, जो लाभार्थी थे जिन्होंने उसको घूस को दिया, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कौड़ियों के दाम उन जमीनों को खरीदा होगा या बहुत बड़ा लाभ लिया होगा। जिसने 1000 करोड़ का लाभ लिया होगा उसी ने 100 करोड़ रुपए घूस दी होगी, और जिसने 1000 करोड़ का लाभ लेने के लिए 100 करोड़ को घूस दी, 100 करोड़ वाले को पकड़ा तो उस 1000 करोड़ वाले को भी पकड़ना चाहिए। आपका इसमें भी सहयोग चाहिए और हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और आपको साधुवाद देते हैं। और इन सब के बीच यादव सिंह मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मौलिक भारत नाम के एनजीओ का यह कहना है कि यादव सिंह, उसकी पत्नी, बेटे और अन्य करीबियों की कंपनी में शेयर की खरीद फरोख्त कर काले धन को सफेद किया जाता था। यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता और उसके बेटे सनी यादव अल्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के 10-10 रुपए के शेयर खरीदकर 100-100 रुपए में बेचते थे। अल्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से कुसुमलता ने 50,000 और सनी यादव ने 20,000 शेयर खरीदकर कैफीन इंडिया लिमिटेड और कंट्री वाइड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 100 रुपए में बेचे थे। ये आप सब लोगों के माध्यम से जनता को बताया था कि किस तरीके से यादव सिंह के तार किस तरीके से आनंद और आनंद की धर्मपत्नी और मायावती से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने 25 कंपनियों को बताया था। 25 कंपनियों में किस किस तरीके से क्रॉस होल्डिंग, किस तरीके से शेयर को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में बेचा गया। 25 कंपनियां मैं आपको दिखाऊं, ये 25 कंपनियों की लिस्ट, जिसमें यादव सिंह और यादव सिंह से जुड़े हुए सिंडिकेट, उन सबकी हमने लिस्ट दिखाई थी। जिसमें सबसे पहले जो इस पूरे जो सिंडिकेट की जो मेन कंपनी है वो टीकेवी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड है, और उसके अलावा जिसमें हमने मायावती के जो भाभी हैं विचित्रलता और उनके भाई हैं जो कुसुमलता, उनके जो भाई हैं जो आनंद कुमार, उनकी कैसे कैसे शेयर हैं, चाहे वो आशीष कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड में हो, चाहे वो एडेप्ट रियलकॉन में हो, नवीन इंफ्रा डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स में हो, चाहे वो अग्रोहा हो। किस तरीके से उन्होंने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शेयर सस्ते दाम में बेचे और फिर दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में 100 गुना दाम पर शेयर बेच दिए। इस तरीके से काले धन को सफेद धन में, सफेद धन को यहाँ पर रियल एस्टेट में या विदेशों में एक इन्होंने एक अमली जामा पहना दिया, और उससे इन्होंने जिससे कि यहाँ के काले धन को व्हाइट में करके व्हाइट को दूसरी कंपनी में, विदेशी कंपनियों में इसको पार कर दिया जाए। कैप्टन विकास गुप्ता, इनका कहना है कि जो भी फेक कंपनियां यादव सिंह और उसके करीबी द्वारा खोली गई हैं, वो शेयर के माध्यम से काले धन को सफेद करने का काम करती हैं। उसके पुख्ता कागज कैप्टन विकास गुप्ता के पास हैं। जांच की जरूरत है उन कंपनियों की जिन कंपनियों के थ्रू ये इस पूरे काले धन को कर रहे हैं, और SIT बनाकर इसकी ठीक से जांच हो डेली बेसिस पर, ऐसी इन लोगों की मांग है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। बस्ती में बालू माफिया लालजी वर्मा और उसके भाई जनार्दन चौधरी सहित 8 ट्रक मालिकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। लालजी वर्मा के मंत्री राजकिशोर सिंह से करीबी संबंध बताया जा रहा है। 8 ट्रक ड्राइवरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार को अवैध खनन के आरोप में इन्हें पकड़ा गया था और इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राघवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, जिन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, किन किन धाराओं में हुआ है और आगे इन पर किस तरह की आगे कार्रवाई होगी? दरअसल इनको रेत निवारण छत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, और इन पर आगामी भी इनको ये निर्देश दिया गया कि इस तरीके से अगर ये फिर से खनन के मामले में अगर ये फिर से आते हैं तो इनके ऊपर और की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला मंत्री से जुड़ा होने के कारण अधिकारी पर्दा भी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो पूरा मामला दर्ज किया गया, दरअसल 8 ट्रक चालक जो गिरफ्तार किए गए, चालकों के बयान के ऊपर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, और इसमें उसमें से निकल कर आया है कि मंत्री के और लालजी वर्मा के करीबी मामले जो है, करीबी रिश्ते उनके जो इसमें उजागर हुए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मंत्री के करीबियों के नाम होने के चलते इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से नाम सामने आए इसके बाद पुलिस प्रशासन के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और इसलिए ये केस दर्ज किया गया आखिरकार। इससे पहले शनिवार को अवैध खनन से आक्रोशित गांव वालों ने दुबौलिया थाना क्षेत्र में ऊजी गांव में 8 ट्रकों और एक पोकलैंड मशीन को कब्जे में ले लिया था। लोग प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह को अवैध खनन का आरोपी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने मंत्री पर आरोप को साजिश बताया है। वहीं जिले के एसपी ने अवैध खनन से इनकार किया था। हालांकि एसडीएम ने मीडिया और कैमरों के सामने अवैध खनन की बात कबूली थी।
और होता है उधर सोनभद्र में खनन माफिया का खुला खेल चल रहा है। एसपी नेता नरेंद्र कुशवाहा और एसपी के विधायक रमेश चंद्र दुबे पर अवैध खनन का आरोप है। नरेश कुशवाहा की पत्नी के नाम पट्टा है। खनन के लिए महज 1.5 एकड़ भूमि का पट्टा दिया गया है, लेकिन सारे नियम कायदों को पीछे छोड़कर 10 एकड़ जमीन से मशीनों के जरिए बालू निकाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अवैध खनन वन विभाग के सेंचुरी इलाके में किया जा रहा है। इस अवैध खनन के खिलाफ लोगों ने जब भी आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबा दी गई। आरोप है कि कई लोगों पर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए। दबाव में, सत्ता के दबाव में अंधे गर्दी हो गया है, पूरा दबाव में कम हो रहा है। अवैध खनन के नाम से है, हाँ, और ये लीज मतलब चलवा रहे हैं रमेश दुबे जी, जो सपा के इसमें विधायक है, और इनका लीज 1.5 एकड़ में है और ये कम से कम 10-15 एकड़ में अवैध खनन करवा रहे हैं। नरेंद्र कुशवाहा जो पूर्व आपके बसपा के नेता थे, इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, इनके द्वारा अवैध खनन कार्य कराया जा रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम का सरकार टेक ओवर कर सकती है। धर्मार्थ कार्य विभाग ने इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा है। इसे सरकारी ट्रस्ट बनाकर नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव है। दरअसल मिर्जापुर का विंध्याचल धाम पिछले दिनों सुर्खियों में आया था। श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन कराने के लिए पंडों के बीच आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें 2 पंडों की हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही इसे टेक ओवर करने की पहल तेज हो गई थी। शुंभ शुंभ मर्दिनी प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। मिर्जापुर का विंध्याचल धाम हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का संचालन एक ट्रस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद पंडों और पुजारियों की मनमानी से श्रद्धालु परेशान रहते हैं। पंडों और तीर्थयात्रियों के बीच आए दिन झगड़े भी होते हैं। दक्षिणा के नाम पर तीर्थयात्रियों से जबरन वसूली की शिकायतें भी आती रहती हैं। इसी 11 दिसंबर को श्रद्धालुओं को मंदिर के दर्शन कराने के लिए पंडों के बीच आपस में झगड़ा हो गया था। इसमें 2 पंडों की हत्या कर दी गई। करीब 1 साल पहले भी धर्मार्थ कार्य विभाग ने विंध्याचल मंदिर परिसर को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रयास किया था। इस बारे में प्रस्ताव भी तैयार किया गया था। बाद में पुजारियों और पंडों के विरोध के बाद सरकार पीछे हट गई थी। अब दोबारा से सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। धर्मार्थ कार्य विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। सरकार विंध्याचल को अपने नियंत्रण में लेती है तो नया ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। मंदिर की देखरेख में जिला प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होगी। फिलहाल जो प्रस्ताव गया है उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ही ट्रस्ट बनाने की योजना है। इस तरह से जो भी दान आएगा वो सरकारी खजाने में जाएगा। सभी पुजारियों को सरकार वेतन देगी। वर्तमान में विंध्याचल विकास परिषद नाम की संस्था इसका संचालन करती है। इसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। 2 दान पात्र रखे गए हैं, एक मंदिर के अंदर और एक बाहर। बाहर वाले दान पात्र की राशि जिला प्रशासन को और अंदर आने वाले दान पात्र की राशि पुजारियों और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों के पास जाती है। मंदिर में इस वक्त 1100 रजिस्टर्ड पुजारी हैं, जबकि करीब 20,000 तीर्थयात्री रोजाना मंदिर के दर्शन करते हैं। माना जा रहा है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण में आता है तो तीर्थयात्रियों को सहूलियत होगी और उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। और इधर इलाहाबाद में जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम ने रैन बसेरों में माफिया के अवैध कब्जे और मौज मस्ती की खबरें दिखाई थीं और इसके बाद नगर आयुक्त और मेयर ने रैन बसेरों का निरीक्षण कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सर्दी के मौसम में गरीब और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए इलाहाबाद नगर निगम की ओर से बनाए गए रैन बसेरे अब मौज मस्ती का अड्डा नहीं रहेंगे, क्योंकि जी संगम की खबर का असर हुआ है। जी संगम पर चली खबर के बाद नगर आयुक्त और मेयर ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और रैन बसेरों को मौज मस्ती का अड्डा बनाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सारे रैन बसेरे थे जिसमें ताले लगे थे। कुछ में व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ थी, जैसे किसी में गद्दे नहीं थे। जो हम लोगों ने फाफा मोह में देखे वहाँ गद्दे नहीं थे।
वहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी। 1 महीने से लाइट खराब है। लोगों ने कर्मचारी को दिया भी कि लिख के अधिकारी को यहाँ लाइट नहीं जल रही है, फिर भी अभी व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। दरअसल 10 दिसंबर को जी संगम की टीम ने शहर के लीडर रोड स्थित एक रैन बसेरे की हकीकत जानने की कोशिश की तो वहाँ चौंकाने वाले नजारे दिखे थे। ये पता चला कि 30-40 यात्री यहाँ रोज रुकते हैं और इसके एवज में उनसे रैन बसेरों के कर्मचारी पैसे लेते हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि ज्यादातर रैन बसेरों पर भू माफिया का कब्जा है। शहर के अंदर 11 रैन बसेरे बनाए गए, जिसमें से 9 तो पूरी तरीके से अवैध कब्जे पाए गए हैं और वहाँ के लोकल दबंग टाइप के लोग बाहर भी गोमतियां लगाए हुए हैं। बहरहाल जी संगम की खबर ने अपना असर दिखाया। अपने आलीशान कोठियों में चैन की नींद सो रहे अधिकारियों की आंखें खुली और उन्होंने गरीबों की सुध ले ली। अब आशा करनी चाहिए कि रैन बसेरों पर माफियाओं के कब्जे दोबारा नहीं होंगे। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। और देवरिया में एक मोबाइल की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। दमकल की गाड़ियों की मदद से इस आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। त्रिपुरेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। त्रिपुरेश, किन वजहों से आग लगी, कितना नुकसान हुआ? जी अजीत, आपको बता दें लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है और आग की जो आग लगने का कारण आ रहा है उसका कारण है कि जो दुकानदार था, उस वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी चिंगारी से दुकान में आग लगी और लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है पूरी इस कांड में। और उसके बाद आपको बता दें कि जो विलम्ब से गाड़ियां पहुंची, दमकल की गाड़ियां, पड़ोसी जनपदों से गाड़ियां मंगाई गई, कुशीनगर से दमकल की गाड़ियां आई और गोरखपुर से दमकल की गाड़ी पहुंची, लेकिन 2 घंटे के मशक्कत के बाद हालात पे काबू पा लिया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए त्रिपुरेश। और अब खबर सर्दी की। उत्तर भारत में हुई बारिश से बढ़ी सर्दी ने आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। आपको दिखाएं हम तस्वीरें, 2 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इलाहाबाद की और वाराणसी की। बारिश की वजह से इलाहाबाद में संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। 5 जनवरी से शुरू हो रहे इस मेले की तैयारियां 1/4 भी नहीं पूरी हुई हैं। और उधर वाराणसी में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो बारिश हुई है इसने ठंड बढ़ा दी है। ठंड और बारिश से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से सड़कों का हाल बहुत बुरा है। नतीजतन दुर्घटनाएं भी यहां काफी बढ़ गई हैं। इसके अलावा और जगहों पर क्या हाल है ये आपको दिखाते हैं। हिमाचल की हसीन वादियां जहां बर्फ की सफेद चादरों से ढकी हुई हैं, वहीं भारी बर्फबारी से पहाड़ पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है। सैलानी जहां बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं कई जगहों पर बिजली और पेयजल बाधित होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें।